Good morning, students. Today we are going to continue with lesson number 3 of history, part number 2. So let's begin. So students, in the previous video I told you that Britishers wanted to raise their financial resources as it becomes necessary for them to have the financial resources. So for that purpose they have introduced many systems which we have already read in the previous video. So just same like that we are going to study different other systems which Britishers conducted or they started just to raise their financial resources. So for today's our first topic is Mahalwari settlement. Mahalwari settlement was introduced by Holt Mackenzie. Let's study about this. The Malwari settlement. To fulfill the need of the financial resources, company introduced the Malwari settlement in 1822. अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की नीड को फुलफिल करने के लिए कंपनी ने मालवारी सेटलमेंट 1822 में इंट्रोड्यूस किया. इट वाज इंट्रोड्यूस इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड सम पोर्शन ऑफ बंगाल. अब मालवारी सेटलमेंट के अंदर क्या था? अ विलेज और महल. महल क्या होता है? महल इज अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज. ग्रुप ऑफ विलेज को महल कहा जाता है. एक सिंगल विलेज और दो या दो से ज़्यादा विलेजेस जब होते हैं तो उन्हें महल कहा जाता है. इसी महल के नाम पर यह मालवारी सेटलमेंट नाम पड़ा है. A village or a महल was made the unit of revenue settlement. हॉल्ट मैकेंजी अ ब्रिटिश सेक्रेटरी. हॉल्ट मैकेंजी जो थे वो ब्रिटिश सेक्रेटरी थे. उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो विलेज का लैंड है वो विलेज के लोगों से बिलोंग करता है, वो उनका है और वो रिस्पॉन्सिबल है लैंड रेवेन्यू को पे करने के लिए. सो विलेज लैंड वॉज इंस्पेक्टेड और इस पर्पज़ के लिए उन्होंने क्या किया? विलेज लैंड का पूरा इंस्पेक्शन हुआ, रिकॉर्ड हुआ कि कितना लैंड है, क्या उसका पूरा मेजरमेंट लिया गया, वो सब प्रिपेयर करा उन्होंने. The revenue that can be obtained from a particular land was estimated. उन्होंने क्या किया? एक लैंड, फॉर एग्जांपल वो एक विलेज में गए, उन्होंने विलेज में एक पर्टिकुलर लैंड को उसका रिकॉर्ड किया कि कितना है वो लैंड, क्या है, सारा उसका रिकॉर्ड करके उन्होंने एक एस्टिमेशन अमाउंट निकाला कि अगर इस लैंड को यूटिलाइज किया जाता है तो इससे हमें कितना रेवेन्यू मिल सकता है. वो अमाउंट निकालने के बाद उन्होंने उसमें पूरे विलेज की अमाउंट जो थी, रेवेन्यू जो था, पूरा कैलकुलेट किया और उन्होंने ये डिराइव किया कि इस पूरे विलेज से हमें अगर यहाँ प्रोडक्शन होता है तो इस विलेज में जो अगर लैंड पे प्रोडक्शन होता है तो टोटल हमें कितना रेवेन्यू आ सकता है, वो उन्होंने एक एस्टिमेशन अमाउंट निकाला. सेम उन्होंने महल के साथ भी किया. क्या होता था? कई बार जो छोटे विलेजेस होते थे वो उनका मिलकर एक कॉमन लैंड होता था. अब दो तीन स्मॉल विलेजेस हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, तो उन्होंने मिलकर उनका एक कॉमन लैंड होता था. तो सेम उन्होंने महल के साथ किया. उन्होंने उस कॉमन लैंड का एस्टिमेशन अमाउंट निकाला और ये डिराइव किया कि हम वहाँ से इतने सारे विलेजेस से मिलाकर कैसे उनसे रेवेन्यू ले सकते हैं. तो उन्होंने ये वाली चीज़ मालवारी सेटलमेंट में करी और ये भी साथ में कहा कि ये जो डिमांड है हमारी, जो हम जो चीज़ें रख रहे हैं, ये हम पीरियोडिकली कुछ टाइम बाद रिवाइज करते रहेंगे. हो सकता है प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो हम रेवेन्यू और बढ़ा दें. तो ये चीज़ें इन्होंने इसमें डिसाइड करी. बट बाय अ रेगुलेशन ऑफ 1822 इटसेल्फ, 1822 में ही उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम 95% अमाउंट फिक्स करेंगे. दैट मीन्स 95% जो है उसका उनको उतना रेवेन्यू का परसेंट उन्हें मिलेगा, कंपनी को देना पड़ेगा. आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था 85% वॉट डिसाइडेड ऑन जमींदारी. 85% डिसाइड किया गया था, लेकिन इस मालवारी सेटलमेंट में उसको सीधा 10% इंक्रीज करके 95% पे फिक्स कर दिया. ये सिस्टम फेल हो गया. इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि इतनी एक्सेसिव डिमांड थी तो इसलिए ये सिस्टम फेल हो गया और ये कंटिन्यू नहीं हो पाया. नाउ द नेक्स्ट सिस्टम विच दे हैव स्टार्टेड वाज रोतवारी सेटलमेंट. रोतवारी सेटलमेंट वाज स्टार्टेड बाय थॉमस मुनरो. थॉमस मुनरो ने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था. अब इस सिस्टम के अंदर क्या था? इसको मुनरो सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है. दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास प्रेसिडेंसी बाय थॉमस मुनरो
इट वॉज फर्दर एक्सटेंडेड टू अदर प्रेसिडेंसीज। पहले ये मद्रास प्रेसिडेंसीज में शुरू किया गया था और उसके बाद आगे इसको और एरियाज में स्प्रेड कर दिया गया। प्रायर टू हिम, मतलब थॉमस मुनरो से पहले अलेक्जेंडर रेड, ये भी एक ब्रिटिश कंपनी के ही थे, इन्होंने ये सिस्टम को ट्राई किया था स्मॉल स्केल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे इन्होंने इस सिस्टम को ट्राई किया था उन एरियाज पे जो टीपू सुल्तान को हराने के बाद कंपनी ने जीते थे। उन टेरिटरीज पे इन्होंने ये रुतवारी सेटलमेंट बहुत ही स्मॉल स्केल पे ट्राई किया था। क्या था इस सिस्टम के अंदर? इन साउथ इंडिया देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदारी लैंड। जो साउथ इंडिया का एरिया था उस टाइम वहाँ पे जमींदारी सिस्टम नहीं होता था। दैट मीन्स वहाँ कोई जमींदार नहीं था, कोई लैंड ओनर नहीं था। वहाँ पे जो कल्टीवेटर्स थे, जो क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, लैंड कल्टीवेशन कर रहे हैं, वही जमीन के मालिक होते थे। In South India, there were no traditional zamindars land, only belongs to the cultivators, और cultivators को वहाँ पे rights कहा जाता था। तो ये उन्हीं से बिलोंग करता था, वहाँ कोई जमींदारी नहीं था। They felt that the land settlement must be made with them, thus it is known as रुतवारी। तो ब्रिटिशर्स ने रियलाइज किया कि हमें डायरेक्टली इनके साथ लैंड सेटलमेंट करना चाहिए, और इसी के नाम से कल्टीवेटर्स को राइट्स कहते थे, उसी के नाम से ये रुतवारी सेटलमेंट भी इंट्रोड्यूस हुआ। अब इस सिस्टम के अंदर क्या था? द फील्ड ऑफ द राइट्स वर इंडिपेंडेंटली एग्जामिन। उनकी फील्ड्स को, जो उनके यहाँ पे वो कल्टीवेशन करते थे, उसको इंडिपेंडेंटली एग्जामिन किया जाता था, अलग अलग एग्जामिन करते थे और सर्वे करते थे दैट द रेवेन्यू टू बी पेड बाय द कल्टीवेटर्स डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस। आपको याद होगा कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, हिस्ट्री के लेसन 1 में हमने पढ़ा था रेवेन्यू सर्वे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो रेवेन्यू सर्वे था वो विलेजेस में किया जाता था, क्रॉप का क्वालिटी जानने के लिए और सॉइल कितना फर्टाइल है ये जानने के लिए किया जाता था। तो इन्होंने रुतवारी सेटलमेंट में वही रेवेन्यू सर्वे किया। इन्होंने क्रॉप्स की क्वालिटी देखी, उन्होंने फर्टाइल सॉइल देखा और ये फाइंड आउट किया कि अगर इतना अच्छा लैंड है, क्रॉप्स ग्रो हो सकती है, तो हम इससे कितना रेवेन्यू ले सकते हैं। तो उन्होंने वो सारा रेवेन्यू सर्वे करके उन्होंने कैलकुलेट किया और उन्होंने क्या डिसाइड किया? दैट रेवेन्यू सर्वे वाज फिक्स्ड एट 50% फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। मैक्सिमम 30 ईयर्स तक 50% जो उनका प्रोडक्शन होगा उसका 50% रेवेन्यू जो है, जो कल्टीवेटर्स हैं वो कंपनी को देंगे। The rights was to be the owner of the land as long as he paid revenue. कल्टीवेटर है, जो राइट्स है, वो तब तक लैंड का ओनर रहेगा जब तक वो रेवेन्यू दे रहा है। अगर वो रेवेन्यू नहीं देगा, उसका रेवेन्यू टाइम पे नहीं आया, तो वो लैंड उससे छीन लिया जाएगा और किसी और को दे दिया जाएगा। दिस सिस्टम टू फेल्ड, ये सिस्टम भी उनका फेल हो गया इन प्रोटेक्टिंग द फार्मर्स फ्रॉम द मिजरेबल सिचुएशन, क्योंकि फार्मर्स के लिए सिचुएशन बहुत मिजरेबल आ गई थी। द स्टेट डिमांड वॉज स्टिल हाई, वो उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी, उनका इतना प्रोडक्शन होता ही नहीं था। देखिए किसी साल उनकी क्रॉप्स, देखिए हाँ, कभी कभी क्या होता है, मॉनसून सीजन जो होता है, कई बार बारिश आती है, नहीं आती, क्रॉप्स को इरिगेशन मिलता है, नहीं मिलता। उनकी जिस साल क्रॉप ग्रो हुई है, बहुत अच्छी फसल हुई है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं हुई है तो बहुत बुरी बात है। लेकिन इन सारी कंडीशन से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स तो आपको देना ही देना पड़ेगा। तो फार्मर्स के लिए कंडीशन बहुत मिजरेबल हो गई थी और कल्टीवेटर्स जो थे उनको क्या करना पड़ता था, मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था रेवेन्यू पे करने के लिए। और मनी लेंडर्स बहुत क्रूअल होते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये कभी कभी पैसा हमारा नहीं भी देंगे, तो उनको उनसे मदद मांगनी पड़ती थी। लेकिन कंडीशन इतनी मिजरेबल हो गई थी कि बहुत सारे कल्टीवेटर्स जो थे वो अपने घरों को खाली छोड़कर, अपनी फील्ड्स को खाली छोड़कर वहाँ से भाग गए थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर हम पैसा नहीं देंगे तो हमारी चीज़ें वैसे ही हमसे छिन जाएगी। और लैंड ही उनका एक सहारा था, एक सपोर्ट था, जिससे वो जिंदा थे, सरवाइव कर रहे थे थोड़ा बहुत। तो वो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे कल्टीवेटर्स ने अपनी फील्ड छोड़ के, अपने घर छोड़कर वो वहाँ से भाग गए। Now the next topic is the impact of British agrarian policies. ब्रिटिश की जो ये agrarian policies थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी policies आपने पढ़ी, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, इसका क्या क्या असर पड़ा। The first is conflict of classes. Conflict means लड़ाई झगड़ा।
लैंडलॉर्ड वर द इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द पीजेंट्स एंड द कंपनी ऑफिशियल्स। लैंडलॉर्ड जो थे, जमींदार थे, वो एक मीडिएटर का काम करते थे पीजेंट्स और कंपनी ऑफिशियल्स के बीच में। वो पीजेंट्स से डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करते थे और जाकर वो कंपनी को देते थे। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स डायरेक्टली। ऑल्दो द स्टेट डिमांड वॉज फिक्स्ड, मैंने आपको बताया था कि स्टेट की डिमांड फिक्स करी गई थी कि इतना परसेंट जो है वो आपको देना ही पड़ेगा हमें, और जो बचा हुआ बाकी का परसेंट है वो जमींदार जो है वो रख सकते हैं। तो जमींदार क्या करते थे, वो कोशिश करते थे कि जितने से जितना अमाउंट मैं निकाल सकता हूँ पीजेंट से उतना निकालूं। जो आपको मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि जो अमाउंट फिक्स किया गया था कि कितना अमाउंट जो है उनको देना है ब्रिटिशर्स को, वो फिक्स अमाउंट फिक्स किया गया था। अमाउंट ये फिक्स नहीं था कि जमींदार को कितना मिलेगा। आपको मैंने पिछली वीडियो में ये बात बताई थी। तो जमींदार क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट निकलवा लेते थे उनसे, और जैसे हमने डिस्कस किया था 89% डिसाइड हुआ था, 89% जो है वो ब्रिटिशर्स को देंगे और 11% ज़मींदार रख सकते हैं। तो 89% डिसाइडेड है। तो ज़मींदार क्या करते थे, वो 89% छोड़कर वो ज़्यादा से ज़्यादा पीजेंट से निकलवा लेते थे, 89% दे के काम ख़त्म करते थे, और जब उनके पास ज़्यादा अमाउंट बचता था वो खुद रख लेते थे। तो कहीं ना कहीं वो भी क्या कर रहे थे, पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। दस न्यू सोशल क्लास, और इससे क्या हुआ, एक नई सोशल क्लास जो था, एक नया सोशल ग्रुप वो फॉर्म हो गया, लैंडलॉर्ड का, मनी लेंडर्स का, ट्रेडर्स का और पीसेंट्स का। और इन्हीं के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट जो थी वो चलती रहती थी। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ द पीजेंट्री। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है, जो अपने लोग घर में बिजनेस करते हैं उसे कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्री धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी, क्योंकि क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उनका मैन्युफैक्चर गुड्स जो था वो इंडिया में इंपोर्ट होने लगा। तो अब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, वो खरीदते थे। कॉटेज इंडस्ट्री जैसे घर में कोई सिलाई का काम कर रहा है, कपड़े का काम कर रहा है, घर में कपड़े सिले जाते हैं, उन्होंने 2-3 लोग फैमिली मेम्बर्स मिलके कर रहे हैं, तो दैट इज कॉटेज इंडस्ट्री। लेकिन जब फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आने लगे तो उनका यूज़ क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। अब लोगों के पास जॉब तो रही नहीं, क्योंकि कॉटेज से कोई सामान खरीद नहीं रहा था उन इंडस्ट्री से, तो वो किस में बदलने लगे, धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होने लगे। अब एग्रीकल्चर करने वाले लोग बढ़ते जा रहे थे और लैंड जो था लिमिटेड था, तो लैंड पर प्रेशर जो था वो इंक्रीज होता जा रहा था। स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे अगर वो किसी छोटे पीस ऑफ लैंड पे काम करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी कम होगा, लेकिन उन्हें पैसा तो रेवेन्यू तो देना ही पड़ता था। अब इसके लिए क्या होता था, जमींदार रिजॉर्टेड टू फिजिकल असॉल्ट एंड टॉर्चर ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द रेवेन्यू, दे डिड नथिंग इम्प्रूव टू द फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। कई बार उन लोगों को वो फिजिकली असॉल्ट भी करते थे, टॉर्चर भी करते थे रेवेन्यू देने के लिए, लेकिन लैंड की फर्टिलिटी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट निकालने के लिए ही सब पीछे पड़े हुए थे। नेक्स्ट वॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द विलेज कम्युनिटीज़। अब मैंने आपको बताया था कि जब उनको लगा कि इतनी मिजरेबल कंडीशंस हो गई थी तो वो अपने घर छोड़कर चले जाते थे। द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर लैंड होल्डिंग एंड गो टू अदर प्लेसेस इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। अगर वो नॉन पेमेंट रेवेन्यू नहीं दे पाते थे तो उनसे उनका लैंड छीन लिया जाता था। इस वजह से क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल विलेज कम्युनिटीज़ थी, जो आपस में मिलकर काफ़ी सारी विलेज कम्युनिटीज़ रहती थी, उनको बहुत सफरिंग होने लगी, क्योंकि पूरी कम्युनिटी साथ रहती है। अब एक जगह जो है वो लोग नहीं कर पाए, पेमेंट नहीं कर पाए, तो उनको वहाँ से निकाल दिया जाता था। तो इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो जॉइंट फैमिलीज थी और ये सब थे आपस में ब्रेक डाउन होने लगे, डिसइंटीग्रेशन होने लगा, मतलब डिवाइड होने लगे। द विलेज आर्टिशंस, जो विलेज के जो आर्टिशंस होते थे वो स्किल वर्कर्स होते थे, लेकिन अब उन्हें क्या करा जाता था, अब उनसे बोला जाता था आपको प्रोडक्ट बनाने हैं जो कि फॉरेन मार्केट के हिसाब से सुटेबल हो। तो ब्रिटिशर्स वो अपने हिसाब से बनवाते थे, तो उनका जो स्किल वर्कर्स थे वो धीरे धीरे किस में ट्रांसफ़र हो गए, वेज लेबरर्स में। वेज लेबरर्स मतलब अब उन्हें दिन के हिसाब से पैसा मिलता था, जैसे वो काम करेंगे, जिस दिन में जितना काम करेंगे उनको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये डिसइंटीग्रेशन होने लगा, कम्युनिटीज़ डिवाइड होने लगी। नेक्स्ट इज रूलर इंडेप्टनेस। इंडेप्टनेस मतलब कर्जदार, जब हम किसी से पैसा ले लेते हैं, दैट इज ओइंग समवंस मनी, दैट इज इंडेप्टनेस।
द मनी लेंडर्स एक्सप्लॉइटेड द पीजेंट्स, मनी लेंडर जो थे पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे। क्या होता था, जब मनी लेंडर्स से ये पैसा उधार लेते थे, फॉर एग्जांपल किसी ने 10,000 रुपये मनी लेंडर से पैसा लिया है, तो मनी लेंडर उसमें इंटरेस्ट जोड़ता था। अब किसी ने 10,000 रुपये लिए 6 महीने के लिए, तो मनी लेंडर उसमें कहेगा हर महीने का आपका 5% या 6% इंटरेस्ट है। तो वो 5-6% हर महीने ऐड होता जाता था, और 6 महीने बाद 10,000 का 15,000 16,000 रुपये बन जाता था, जो उनको वापस रिटर्न करना पड़ता था। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता था, इंटरेस्ट लग के जो है रिफंड होता है, जैसे लोन्स में भी होता है। तो मनी लेंडर्स क्या करते थे, वो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। जब भी कोई पीसेंट पैसा नहीं दे पाता था वापस मनी लेंडर का, तो उसका जो भी लैंड होता था उसको जब्त कर लिया जाता था। फॉर एग्जांपल, आपने कोई कार लोन पे खरीदी और आपने बैंक से लोन लिया और आप पैसा नहीं चुका पा रहे बैंक का, तो आपकी वो कार ले ली जाएगी, साथ में लीगल केस अलग होता है। तो ज़मींदार भी ऐसे करते थे, उनका लैंड ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे ज़मींदार ने क्या किया, पीसेंट्स को और एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। उन्होंने फ्रॉड करना शुरू किया, वो फॉल्स अकाउंट्स रखने लगे। मतलब अगर किसी पीजेंट ने 15,000 रुपये मनी लेंडर से उधारी लिए, तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में 15,000 को चेंज करके 20,000 लिख दिया। तो इस तरीके के जो फ्रॉड थे वो मनी लेंडर्स करने लगे थे, जिस वजह से फार्मर्स जो थे वो और ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते जा रहे थे। लास्ट इज ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। अब क्या कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती है, कमर्शियल क्रॉप्स वो होती है जो ग्रो करी जाती है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग एंड टू अर्न प्रॉफिट। तो इंडियन पीजेंट्स जो थे, अब पहले क्या करते थे, वो केवल अपने लिए प्रोड्यूस करते थे ताकि वो अपना पेट भर सके। लेकिन अब उन्होंने अपना प्रोडक्शन बंद करके उन्होंने मार्केट के लिए प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, कमर्शियल क्रॉप्स बनाना शुरू कर दिया। दे प्रोड्यूस दीज क्रॉप विच कुड बी यूटिलाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन देयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाने शुरू कर दिए। वो गुड्स बना के क्रॉप्स ग्रो करके ब्रिटिशर्स को देते थे, और ब्रिटिशर्स उसको आगे प्रोड्यूस करते थे। इसलिए अब क्या हो गया, स्पेशलाइज क्रॉप्स ग्रो होने लगी, जैसे कॉटन है, जूट है, इंडिगो है, ऑयल सीड है, वीट, शुगर केन, कॉफ़ी एक्सेट्रा। इन सब का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। इससे कहीं ना कहीं फार्मर्स को बेनिफिट हुआ, क्योंकि अभी तक जो क्रॉप्स वो ग्रो कर रहे थे उसका उन्हें टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब वो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे। अब वो ब्रिटिशर्स को क्रॉप ग्रो करके देते थे और ब्रिटिशर्स उसको आगे सेल करते थे, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स को उससे बेनिफिट हुआ और उस प्रोडक्शन का उनको पैसा मिलने लगा। तो यहाँ पे धीरे थोड़ी उनकी कंडीशन इम्प्रूव हुई थी, लेकिन अभी भी उतनी नहीं थी कि वो प्रॉपरली सर्वाइव कर पाए। सो फर्दर टॉपिक्स विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।